हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल्स ITI क्यू पर। आज का हमारा टॉपिक है 3 पॉइंट स्टार्टर, जो कि DC शंट मोटर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि पहले हमने वीडियो में आपको 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताया था। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाकर हमारे 2 पॉइंट स्टार्टर की पिछली वीडियो देख पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर का पैनल है उसके बारे में आज हम एक मोटा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, वहाँ पर आप जब पैनल को देखते हो तो आपको एक पहला क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा पैनल है उसमें हम इनपुट सप्लाई किस ओर दें। यहाँ पर आपको इतने सारे टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं, उसमें से आप इनपुट सप्लाई किसको देंगे, और जो इनपुट सप्लाई आप देंगे तो वो AC देना है आपको या फिर DC देना है। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि हमारी DC शंट मोटर की बात हो रही है। तो जो हमारा पैनल है, जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है, वो भी DC से ही प्रचालित होगा। अब यहाँ पर हम इनपुट और आउटपुट टर्मिनल की बात करते हैं। तो जो हमारा पैनल होता है, हमारे पैनल के राइट हैंड की ओर जो टर्मिनल्स होते हैं उन्हें हम मेन टर्मिनल्स या फिर इनपुट टर्मिनल्स बोलते हैं। उस टर्मिनल पर हमें इनपुट सप्लाई देना होता है। अगर जो आप हमारे इनपुट टर्मिनल पर अगर जो नज़र डालते हो तो यहाँ पर नेम प्लेट पर लिखा गया है मेन इनपुट 230 वोल्ट, यानी कि जो हमारे मेन टर्मिनल्स है वहाँ पर हम 230 वोल्ट से 250 वोल्ट हमें AC सप्लाई देनी है। किंतु ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पैनल है वो DC से प्रचालित होता है। हमारे पैनल में एक रेक्टिफायर यानी कि दृष्टकारी पहले से ही लगा हुआ है। उसका कार्य होता है AC को DC में कन्वर्ट करना, यानी कि AC को DC में रूपांतरित करना। कुछ जगह पर जो DC है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए जो हमारा पैनल है वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। अगर जो हमारे पास DC सप्लाई अवेलेबल नहीं भी है तो हम हमारा जो पैनल है उसके इनपुट पक्ष में ऐसी सप्लाई देंगे और रेक्टिफायर के ज़रिए DC में कन्वर्ट होकर हमारे नाइफ स्विच तक पहुंच जाएगी। अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो हमारा नाइफ स्विच लगा हुआ है उससे आप पता लगा सकते हो कि जो हमारा पैनल है वो DC सप्लाई यानी कि डिश धारा से प्रचालित हो रहा है। जो डिश धारा होती है बेसिकली उसके लिए हम नाइफ स्विच का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर MCB, ICDP, ICTP यानी कि MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ICDP यानी कि आयरन क्लेड डबल पोल, ICTP यानी कि आयरन क्लेड ट्रिपल पोल का हम प्रयोग DC सप्लाई के लिए नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें नाइफ स्विच का उपयोग करना होगा, और जो हमारे नाइफ स्विच की रेटिंग है वो यहाँ पर 20 एम्पियर रखी गई है। जो हमारा नाइफ स्विच है वो डबल पोल सिंगल थ्रो का हमने यहाँ पर प्रयोग किया गया है। डबल पोल यानी कि फेस और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल कर रहा है, और सिंगल थ्रो यानी कि जो हमारा सर्किट है उसको एक ही स्थान से वो कट इन और कट आउट कर रहा है, यानी कि सर्किट को बंद और चालू ही कर रहा है। उसके बाद हम अगर जो हमारे नाइफ स्विच के मटेरियल की बात करते हैं कि हमारा नाइफ स्विच किस मटेरियल का बनाया गया है, तो हम आपको बता दें बेसिकली जो नाइफ स्विच प्रयोग किए जाते हैं कॉपर के बनाए जाते हैं, पर उसमें स्पार्किंग अत्यधिक होती है क्योंकि यहाँ पर DC का प्रयोग किया जाता है और DC में स्पार्किंग अधिक होती है। तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम हमारे कॉपर के साथ सिलिकॉन नामक धातु का मिश्रण या फिर सिलिकॉन धातु का लेप हमारे नाइफ स्विच पर लगा देते हैं ताकि कुछ मात्रा में स्पार्किंग को रोका जा सके। उसके बाद जैसे ही हम नाइफ स्विच को ऑन करते हैं तो हमारे वोल्टमीटर पर हमें पता चल जाता है कि हमारे परिपथ में कितनी सप्लाई आ रही है, जो कि DC सप्लाई है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टमीटर रीडिंग हमें शो करेगा कि कितनी सप्लाई आ रही है। तो आप अगर जो वोल्टमीटर पर देखोगे तो आपको यहाँ पर 230 वोल्ट से 250 वोल्ट डिश धारा देखने को मिलेगी।
अब हमारे वोल्टमीटर की हम बात करते हैं तो जो हमारा वोल्टमीटर होता है वो यहाँ पर MC प्रकार का लगा हुआ है, यानी कि मूविंग कॉइल प्रकार का। यहाँ पे हम अगर जो हमारे वोल्टमीटर की साइज की बात करते हैं यानी कि लंबाई और चौड़ाई की, तो यहाँ पर आपको 9.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई प्राप्त होगी, जो कि सभी वोल्टमीटर और एमीटर की होती है। उसके बाद अगर जो हम इनपुट इंडिकेटर यानी कि हमारे इन इंडिकेटर की बात करते हैं, तो जैसे ही हमारे मेन टर्मिनल पर आप AC सप्लाई यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती सप्लाई जैसे ही यहाँ पर प्राप्त होगी, हमारे रेक्टिफायर यानी कि डिस्टकारी से DC में कन्वर्ट होगी, वैसे ही हमारा इनपुट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम नाइफ स्विच को ऑन करेंगे, हमारे वोल्टमीटर पर रीडिंग शो होते हुए हमारा आउटपुट इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा और हमारा आउटपुट इंडिकेटर दर्शाएगा कि हमारा जो इनपुट पक्ष है उसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली है और आप मोटर को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हम अगर जो यहाँ पर लगे हुए उपकरण जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं उसकी बात करते हैं, तो रियोस्टेट की सहायता से हम हमारी जो DC शंट मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आवश्यकता अनुसार उसकी स्पीड को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो हमारा रियोस्टेट होता है वो एक प्रकार से वेरिएबल प्रतिरोध, एक प्रकार से अस्थायी प्रतिरोध होता है, जिसे अपनी आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं कि अगर जो हमारे रियोस्टेट से हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो जो हमारी धारा है वो कम हो जाएगी, और अगर जो हमारी धारा कम हो जाएगी तो हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा, और अगर जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा तो हमारी जो मोटर की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारे पैनल पर लगे हुए हम एम्पियर की बात करते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर 2 है। तो हम आपको बता देते हैं कि एक हमारा जो एम्पियर मीटर है वो फील्ड वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर हमारा जो दूसरा एम्पियर मीटर है वो आर्मेचर धारा के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद हमारा जो फील्ड वाइंडिंग वाला एम्पियर मीटर है जो कि फील्ड वाइंडिंग के लिए है, उससे हम हमारी फील्ड वाइंडिंग की जो धारा है उसका मान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दूसरे नंबर का एमीटर है उससे हम हमारे आर्मेचर की जो धारा है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे आर्मेचर में कितनी धारा जा रही है। हम 3 पॉइंट स्टार्टर की बात करते हैं तो जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, जो ये वाला भाग होता है ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। सन टाइप मोटर होती है, उसी को ऑन और ऑफ करने के लिए, उसी का प्रचालन करने के लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब अगर जो हम हमारे 3 पॉइंट स्टार्टर की आंतरिक संरचना की बात करते हैं कि हमारे 3 पॉइंट स्टार्टर की आंतरिक संरचना कैसी होती है, तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसकी आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार होती है। अगर जो स्टार्टर पर नेम प्लेट नहीं भी लगी है तो भी आप कैसे पता लगा सकते हो कि जो हमारा ये स्टार्टर है ये 3 पॉइंट स्टार्टर है या फिर 2 पॉइंट स्टार्टर है या 4 पॉइंट स्टार्टर है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर जो आप हमारे स्टार्टर के नीचे अगर जो पॉइंटों की संख्या देखोगे जो कि हमारे बेस प्लेट पर स्थापित है, तो वहाँ पर आपको पॉइंटों की संख्या कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। अगर जो हमारे पॉइंटों की संख्या में 3 पॉइंट होते हैं तो हमारा स्टार्टर हो गया 3 पॉइंट स्टार्टर। अगर जो हमारे स्टार्टर के पॉइंट की संख्या 2 नज़र आएगी तो हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे 3 पॉइंट है उसमें एक जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है वो L यानी कि लोड से संयोजित रहता है, जो कि सप्लाई से संयोजित रहता है। L यानी कि हमारी लोड से संयोजित रहता है, A यानी कि हमारे आर्मेचर से संयोजित रहता है, और तीसरा वाला F यानी कि हमारी फील्ड वाइंडिंग से संयोजित रहता है हमारे 3 पॉइंट स्टार्टर के तीनों टर्मिनल। उसके बाद अगर जो हम हमारे आंतरिक संरचना में सबसे बड़े वाले भाग की बात करते हैं तो वो होती है एनवीसी कॉइल, जो कि कुछ इस प्रकार की बनी हुई होती है। अब एनवीसी कॉइल जो होती है उसे हम बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल,
जी हाँ, उसमें किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं होता है। जो हमारी एनवीसी कॉइल होती है वो धारा पर ही प्रचालित होती है और हम एनवीसी कॉइल को ही होल्डिंग कॉइल कहते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर जो एनवीसी की जगह होल्डिंग कॉइल भी आ जाए तो होल्डिंग कॉइल और एनवीसी कॉइल एक ही होती है। अब एनवीसी कॉइल की अगर जो हम टर्नों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एनवीसी कॉइल होती है उसमें टर्नों की संख्या कम होती है, तो हमारा जो वायर होगा वो मोटा वायर प्रयुक्त होगा। और अगर जो मोटा वायर है तो उसका SWG स्टैंडर्ड वायर गेज कम हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एनवीसी कॉइल है उसके ऊपर एक लेदर पेपर, जिसे हम लेदराइट पेपर बोलते हैं, उसका इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। जो यहाँ पर हमारा लेदर पेपर है वो इंसुलेशन के साथ साथ जो हमारे चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको भी मार्ग प्रदान करा रहा है। जो हमारा लेदराइट पेपर है वो यहाँ पर एक इंसुलेशन का भी काम कर रहा है कि जो हमारा वायर है उसे किसी भी प्रकार का क्षति ना हो। नेक्स्ट भाग की अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये वाला पूरा भाग होता है, इसे हम कनेक्टिंग आर्म यानी कि संयोजक भुजा बोलते हैं। अब हमारी जो संयोजक भुजा होती है, हमारा कनेक्टिंग आर्म होता है, उस पर कई प्रकार के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग के समय ही स्पाइरल स्प्रिंग यानी कि एक सर्पिले आकार की छल्लाकार स्प्रिंग लगी होती है, जो कि हमारे कनेक्टिंग आर्म को नीचे की ओर खींच कर रखती है। स्पाइरल स्प्रिंग यानी कि एक छल्लाकार आकार की स्प्रिंग या फिर सर्पिले आकार की स्प्रिंग लगी होती है। उसके बाद अगर जो हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो लगा होता है उसे हम सॉफ्ट आयरन कीपर बोलते हैं, जो कि नर्म लोहे का बनाया जाता है। उसके आगे वाले अगर जो हम भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग स्टड। अब हमारा जो स्टार्टर है उसमें दो प्रकार के स्टड प्रयोग किए जाते हैं। पहला होता है स्टार्टिंग स्टड और जो दूसरा है वो होता है फिक्स स्टड यानी कि एक स्थायी रूप से कसा हुआ स्टड जो कि स्थिर रहता है। और जो हमारा स्टार्टिंग स्टड रहता है वो हमारे कनेक्टिंग आर्म के साथ मूवेबल रहता है। नेक्स्ट भाग की हम अगर जो बात करते हैं तो हमारा ये वाला जो भाग होता है उसे हम स्टार्टिंग हैंडल बोलते हैं और इसी की सहायता से हम हमारे कनेक्टिंग आर्म या फिर हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा स्टार्टिंग हैंडल होता है वो इंसुलेटेड होता है, जिस कारण से हमें किसी भी प्रकार का वैद्युतिक शॉक ना लग सके। और जो इसका इंसुलेशन होता है वो बेकेलाइट का बनाया जाता है। जो हमारे टर्मिनल के ऊपर भी इंसुलेशन लगा हुआ है वो भी क्लास बी के तहत ही आता है और बेकेलाइट का ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें ओवरलोड कॉइल नहीं लगी रहती और यही उसका दोष रहता है कि जो हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर होता है वो ओवरलोड यानी कि अतिभार से हमारी मोटर की सुरक्षा नहीं कर पाता है। इसके कारण हमने यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया है। और जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें हमारी मोटर को अतिभार से बचाने के लिए यानी कि ओवरलोड से बचाने के लिए एक ओवरलोड कॉइल का प्रयोग किया है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार की आकृति में बनी हुई है। वो होती है हमारी ओवरलोड कॉइल, जो कि हमारे मोटर को अतिभार से बचाने का काम करती है। अब ओवरलोड कॉइल जो होती है उसकी अगर जो हम बात करते हैं तो हमारे ओवरलोड कॉइल में अगर जो टर्नों की संख्या यानी कि लपेटों की संख्या की हम बात करते हैं तो लपेटों की संख्या अधिक होती है। अगर जो वायर की बात करते हैं तो वायर यहाँ पर पतला प्रयोग किया जाता है और जो हमारा गेज होता है वो अधिक होता है। उसके बाद इसके ऊपर भी लेदराइट पेपर लगा दिया जाता है, जो कि एक इंसुलेशन का भी काम करता है और साथ ही जो हमारे चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनको भी एक पूर्ण मार्ग प्रदान कराता है। अब जो हमारी ओवरलोड कॉइल है और एनवीसी कॉइल है ये एक प्रकार की अस्थायी चुंबक होती है, जो कि हमारा कनेक्टिंग आर्म होता है उसे जकड़ के रखती है हमारी एनवीसी कॉइल। और अतिभार के समय जो हमारी ओवरलोड कॉइल है वो ऑपरेट हो जाती है। उसी समय हमारे जो ओवरलोड कॉइल कॉन्टैक्टर होते हैं वो यहाँ पर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और जो हमारी एनवीसी कॉइल होती है
उसमें जो धारा का प्रचालन यानी कि धारा जा रही होती है उसे रोक देते हैं। और अगर जो हमारी एनवीसी कॉइल में किसी भी प्रकार की धारा नहीं पहुंच पाएगी तो हमारी एनवीसी जो कॉइल है वो बंद हो जाएगी और अपना जो चुंबकत्व गुण है वो खो देगी। और इसी के कारण जो हमारा कनेक्टिंग आर्म है यानी कि जो हमारा स्टार्टर है वो ट्रिप हो जाएगा और हमारी जो मोटर है वो ओवरलोड से बच जाएगी। तो जो आपने देखा कि हमारी ओवरलोड कॉइल और एनवीसी का कार्य किस प्रकार से होता है, उसके साथ ही हम यहाँ पर फिक्स स्टड जो कि एक हमारी बेस प्लेट होती है उस पर स्थायी रूप से कसे हुए रहते हैं। उसमें हम आपको बता दें कि जो हमारा सबसे पहला वाला स्टड रहता है उस पर हमारी जो मोटर है वो बंद अवस्था में रहती है। अगर जो हम उसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर के स्टड पर अगर जो हम हमारे हैंडल को लेकर जाते हैं तो हमारी जो मोटर है वो ऑन हो जाती है, परंतु हमारी जो मोटर है उसमें आर्मेचर में जो धारा होगी वो कम जा पाएगी, यानी कि हमारा जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है उसे हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद अगर जो हम तीसरे नंबर पे स्टड पे लेके जाएंगे तो हमारा जो आर्मेचर का प्रतिरोध है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर जो हम चौथे नंबर के स्टड पर उसको लेके जाएंगे तो हमारा जो आर्मेचर का प्रतिरोध है वो और भी कम हो जाएगा। हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर जो हम स्टड को एक के बाद एक ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो हमारा प्रतिरोध घटता जाएगा, परंतु आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप जो हमारा स्टार्टिंग हैंडल है उसको एनवीसी तक लेके जाने में आपको धीरे धीरे उसे एक के बाद एक स्टड पर लेके जाना है, ताकि जो हमारी मोटर है वो 75% स्पीड को प्राप्त कर ले और हमारे जो आर्मेचर है उसमें बैक ईएमएफ बन जाए ताकि वो अधिक धारा को सहन कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं कि जो हमारे सभी जो उपकरण होते हैं वो किस प्लेट पे लगे हुए होते हैं, तो उसे हम बेस प्लेट बोलते हैं, जो कि हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका बेस होती है और वो फाइबर नामक इंसुलेटेड की बनाई जाती है। नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं कि जो हमारे ये वाले जो टर्मिनल्स होते हैं जो कि हमारे पैनल पर लगे हुए होते हैं, अब वो किसके लिए होते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो ये वाले हमारे टर्मिनल्स होते हैं इन्हें हम आउटपुट टर्मिनल्स बोलते हैं, जो कि मोटर से कनेक्ट रहते हैं या फिर मोटर से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर ये हमारी शंट प्रकार की मोटर है, तो यहाँ पर हमारे जो दोनों टर्मिनल्स है वो आर्मेचर से जुड़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारे 2 टर्मिनल्स हैं वो फील्ड वाइंडिंग से जुड़ेंगे। यहाँ पर हमारी आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। जो हमारा पैनल होता है वो यहाँ पर अधात्विक पदार्थों से बनाया जाता है, क्योंकि अगर जो ये धात्विक पदार्थ से बना होता तो हमें यहाँ पर लीकेज धारा के कारण शॉक भी लग सकता था। और अगर जैसे कि हमारा नाइफ स्विच, हमारा रियोस्टेट अगर जो निरंतर प्रचालित अवस्था में रहेंगे तो उनका तापमान अधिक हो जाएगा, और अगर जो तापमान अधिक हो जाएगा और जो हमारा पैनल है वो धात्विक पदार्थ से बनाया हुआ है और अगर जो हमारे उपकरण के आसपास का जो क्षेत्र है वो गर्म हो जाएगा, जो कि हमारे मेजरिंग उपकरण होते हैं वो अपनी जो रीडिंग है उसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ बताएंगे, जिससे कि एक आदर्श रीडिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा पैनल है वो हमें अधात्विक पदार्थ से बनाना है। आज की वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो कैसे कार्य करता है और उसके जो उपकरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताएंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल ITI क्यू पर निरंतर बने रहिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही नई प्रैक्टिकल वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहे।